प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से भी ज्यादा देश के नागरिकों को कोरोना काल के इस संकट में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। योजना के पहले चरण में हमने देखा पिछले साल अप्रैल से लेकर नवंबर महीने तक हर महीने हर लाभार्थी को 5 किलोग्राम गेहूं चावल के साथ 1 किलोग्राम चने की दाल की आपूर्ति की गई। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर दोबारा से योजना को शुरू किया गया और बीते सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नवंबर महीने तक इस योजना के तहत मुफ्त राशन बांटे जाने की घोषणा की। तो मिस्टर भट्टाचार्य, सबसे पहले तो हम सरकार के योजना को लेकर इस विजन को आपसे समझना चाहेंगे और साथ ही किस तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को कोरोना के इस संकट में इस योजना ने लाभ पहुंचाया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये कोरोना के संक्रमण से जो निचले हिस्से की आर्थिक दृष्टिकोण से निचले हिस्से की जो जनसाधारण जो हैं उनको काफी दिक्कतें आई हैं और सबसे बड़ी दिक्कत होती है नौकरी और जीविका के जो स्रोत जो है वो अगर निश्चिन्न हो जाए तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आता है। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है मैं समझता हूँ कि ये आदमी की पहली डिमांड जो होती है उसको पूरा करता है, वो है खाद्य का। भूख से जो आदमी पीड़ित है उसको देखता है। तो उसी हिसाब से जैसे आपने कहा कि 5 किलो हर आदमी को अन्न मुफ्त दिया जाता है। उसके अंदर जैसे कि आपने कहा कि चने के दाल भी होते हैं, गेहूं होती है, चावल होते हैं और करीबन जो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी जो दायरा है वो काफी बड़ा है। वो 80 करोड़ लोगों को कवर करता है और अगर ये आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो करीबन 87% निचले हिस्से के हाउस होल्ड जो हैं उनको कवर करता है। इसका मतलब अगर 87% देश के जो हाउस होल्ड जो हैं उनको ये नीचे के हिस्से के ये स्कीम कवर करता है, पीडीएस का स्कीम। अगर हर पीडीएस का जो मेंबर उसे अगर 5 किलो चावल गेहूं या चने की दाल प्रति माह मिले तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक डिमांड पूरा होता है। पर जो भूख की जो चपेट जो है वो बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये जो स्कीम जो है ये अच्छा स्कीम है और ये स्कीम से जो कोरोना महामारी से जो लोगों की दिक्कतें आई हैं थोड़ी बहुत सहूलियत जरूर देगी। मिस्टर भट्टाचार्य, हमने देखा कि इस योजना के लागू होने से लेकर इसके ट्रांसपोर्टेशन तक सरकार ने पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम इस योजना पर वहन की और इस बार भी हमने देखा कि अप्रैल मई और जून महीने में लगभग 26,000 करोड़ रुपए अभी सरकार वहन कर चुकी है और जब इस योजना का विस्तार किया गया तो और ज्यादा रकम इसमें वहन की जाएगी। तो इस दृष्टि से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में विश्व के कई देशों ने जो योजनाएं जारी की हैं अपने देश में वेलफेयर स्कीम्स के तहत, तो उसमें इस योजना को भी प्रमुखता से देखा जा रहा है। तो विश्व स्तर पर आप इस योजना को कैसे एक बड़ी कल्याणकारी योजना की दृष्टि से देखते हैं? भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें अगर पॉवर्टी गरीबी रेखा अगर आप देखें तो कोरोना के पहले जो गरीबी रेखा थी वो करीबन 22-23% जनसंख्या हमारी गरीबी के नीचे थी। पर कोरोना के बाद बहुत लोगों की जीविका चली गई, बहुत लोगों की आय का स्रोत जो है वो एकदम निश्चिन्न हो गया है। तो उससे मैं समझता हूँ कि जो गरीबी की रेखा उसका वो बढ़ गया है। तो बहुत लोगों का मानना है वो 30% में आ गया है, किसी किसी का मानना है कि 35-40% तक आ चुका है। तो अगर आप इस आर्थिक बिंदु की ओर नजर दें तो आपको ये साफ हो जाएगा कि भारत का जो एक समस्या जो है वो मैं समझता हूँ कि साउथ एशियन कंट्री में शायद ऐसा होगा, पर अगर हम विश्व के बड़े बड़े आर्थिक शक्तियां जो हैं उनमें ये समस्या नहीं है। तो भारत के साथ दूसरे देशों में क्या हो रहा है इस हिसाब से मैं समझता हूँ तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत की चैलेंजेस जो हैं वो और भी कठिन है क्योंकि कोरोना ने हमारी जो गरीबी रेखा को ऊपर कर दिया है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अन्न की जो आयोजन किया गया है गरीब कल्याण योजना में पहला एक कदम है जो आम आदमी को भूख से पीड़ित न होना पड़े। उसके साथ साथ और भी कदम मैं समझता हूँ कि लेने चाहिए, जैसे कैश ट्रांसफर का स्कीम है। पर हमें ये देखना है कि सरकार के पास कितने खजाना है,
सब्सिडीज जो है ये हर महीने में ये अन्न योजना को चालू करने के लिए करीबन 4,600 करोड़ की सब्सिडीज की जरूरत होती है। तो अगर ये 8 महीने का स्कीम हो गया तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं करीबन 40,000 करोड़ का एक बर्डन केंद्रीय खजाने के ऊपर आएगा और हर प्रदेश में ये वितरित होता है। इस स्कीम का बहुत बड़ा एक चैलेंज ये है कि किस तरह से ये स्कीम में लीकेज ना हो, ये जो राशन माफिया जिसे हम कहते हैं उनके हाथ ना आ जाएं। तो इसके क्रियान्वयन में बहुत बड़ा एक चैलेंज है। बिल्कुल, आपने योजना की पारदर्शिता की बात की, तो इस संबंध में अगर हम सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड की पहल का जिक्र करें तो आपको क्या लगता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको दुरुस्त करने में, और जैसे ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इस योजना का लाभ हर व्यक्ति तक, हर लाभार्थी तक सही तरीके से पहुंचे, तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड की ये पहल है ये कितनी अहम है कि पारदर्शी तरीके से लोगों को लाभ मिले? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि ये जो वन कंट्री वन राशन कार्ड ये स्कीम का जो अनाउंसमेंट किया गया था ये बहुत बढ़िया एक मकसद था इसका, कि इसमें यह है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में आपका राशन कार्ड है पर आप काम कर रहे हैं पंजाब में समझिए या हरियाणा में, तो आपकी जो राशन की जो अवेलेबिलिटी है वो पोर्टेबल है कि नहीं। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम का तात्पर्य यही था कि ये पोर्टेबिलिटी है। अगर हम पोर्टेबिलिटी लाएं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। पर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा अन्य योजना में जो इम्प्लीमेंटेशन जो क्रियान्वयन जो होता है वो स्टेट लेवल में होता है, पंचायत लेवल में होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। तो अगर कह दें कि सेंटर ने स्कीम अनाउंस किया पर इसका इम्प्लीमेंटेशन की पूरी उत्तरदायित्व मैं समझता हूं स्टेट्स के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के ऊपर है और पंचायत इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। तो स्कीम नेशनल हो, जैसे कि वैक्सीन स्कीम नेशनल है पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल में होनी चाहिए। उसी तरह मैं समझता हूं कि जो अनाज का ये योजना जो है ये नेशनल स्कीम है, केंद्रीय सरकार इसके जो खर्चा कर रही है पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की उत्तरदायित्व स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और पंचायत इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से लेना पड़ेगा। मिस्टर भट्टाचार्य, हमने देखा कि सरकार ने इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जैसे एहतियाती कदम जरूर उठाए, जिससे आपने भी जिक्र किया कि आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह बंद हुई और जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, उन पर इसका असर पड़ा और बहुत से लोगों ने अपने जो मूल स्थान है उन पर प्रवास किया। तो सरकार ने जब इस योजना को विस्तार करने का निर्णय लिया, चाहे पिछले चरण में या इस बार, तो जो कोरोना के बाद लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, उन दिक्कतों को कम करने में इस योजना को आगे बढ़ाने से कैसे उन लोगों को मदद मिल रही है? जो अप्रैल मई में जिसे हम कहते हैं सेकेंड वेव कोरोना वायरस का जो हुआ, उसके बाद ये तो बात साफ है कि लॉकडाउन जो इस बार हुआ है वो एक दूसरी तरह का लॉकडाउन हुआ है। ये पिछले साल में जैसे लॉकडाउन हुआ था वो लॉकडाउन नहीं रहा है। ये लॉकडाउन स्टैगर्ड रहा है। ये लॉकडाउन डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वक्त हुआ है और डिफरेंट एक्सटेंट हुई है लॉकडाउन की। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की नौकरी गई है, लोगों की जीविका अर्जन करने की जो क्षमता में हानि हुई है, पर इसका जो इफेक्ट होगा वो भी स्टैगर्ड होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए सरकार ने यह सोचा है कि इसकी जो इम्पैक्ट होगा ये शायद स्टैगर्ड होगा और इसीलिए इन्होंने अप्रैल मई तक तो ये स्कीम था, पर इसके बाद भी इन्होंने आगे जारी कर दिया नवंबर तक। इससे लोगों की जरूरतें जो हैं, तीसरी वेव आने की भी डर लोगों को है, उस वेव का भी जो एक इम्पैक्ट होगा उसको हम सहन कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये एक दूरदृष्टि का परिचय है कि हमने ये स्कीम को पहले ही नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। जो इंसान गरीबी रेखा के नीचे है वो उसको अब ये निश्चयता है उनके लिए अन्न का संस्थान करना कोई चिंता का विषय नवंबर तक नहीं होगा। मिस्टर भट्टाचार्य, आप चर्चा में जुड़े और इस विषय पर, इस योजना पर हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार आपने रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।